हेलो एवरीवन। वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, हमारी कंप्यूटर की क्लास के अंदर जो है हम लोग चैप्टर चल रहा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और उसमें हमने सॉफ्टवेयर के चैप्टर को स्टार्ट कर लिया। और लगभग लगभग हमने जो है हमारी पिछले सेशंस के अंदर जो है हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही साथ में हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट कर लिया है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। कहाँ रहने वाली, किस पे रहने वाली है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। आज के सेशन में हम यही जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उनके यूजेस क्या क्या है, उन सब के बारे में आज जो है हम पढ़ेंगे। और फिर जो है उससे भी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो वाला सॉफ्टवेयर पढ़ के और फिर हमारा सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। कहने को तो वैसे अगर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक की बात करें तो ये एक टॉपिक लग रहा है, लेकिन इस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में हमने काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जिससे हमारे चैप्टर के चैप्टर ही कंप्लीट हो गए। जैसे मेमोरी डिवाइस हमने पढ़ा तो मेमोरी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हमने पढ़ी तो इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ऐसे अगर हम बात करें तो हमारा सिलेबस जो है काफ़ी सही चल रहा है, काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है कि हम लोग लगभग जो है हमारे कोर्स का 40% सिलेबस तो कवर कर ही चुके। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। हम पढ़ेंगे आज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो पहली चीज तो भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है भाई? हमने बेसिकली जब सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में हमने देखा था कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मेनली होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको कंप्यूटर के निर्माण के समय ही कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट कर दिया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको कंप्यूटर के निर्माण के समय ही कंप्यूटर में पहले से ही इनबिल्ट कर दिया जाता है वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहलाते हैं भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ा, हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर को पढ़ा, हमने जो है सारी लैंग्वेजेस को पढ़ा, डिवाइस ड्राइव को पढ़ा, यूटिलिटी प्रोग्राम को पढ़ा। तो ये सारे जो है जो हम पढ़ चुके वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कोई भी हार्डवेयर डिवाइस काम नहीं करेगी। यानी जितनी भी हार्डवेयर डिवाइस है अगर उनसे भी काम करवाना है तो कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार, यूजर की आवश्यकता के अनुसार भाई, यूजर की आवश्यकता के अनुसार यूजर अपने कंप्यूटर या मोबाइल में बाद में इंस्टॉल करता है या बाद में इनको डलवाता है। जैसे हम लोग कोई भी ऐप जो है, हमें जिस ऐप की ज़रूरत होती है हम वो ऐप हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में बाद में इंस्टॉल करते हैं ना। जब हमने मोबाइल खरीदा तब उसके अंदर नहीं आता है पहले से वो ऐप, है ना। कंप्यूटर के अंदर भी नहीं आते। कुछ ऐसे प्रोग्राम जिनको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बाद में हमारी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करते हैं वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हमारे फ़ोन या हमारे कंप्यूटर में होंगे तो ही हमारे फ़ोन या कंप्यूटर काम करेंगे। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगर वो नहीं भी है तब भी हमारा फ़ोन काम करेगा और तब भी हमारा कंप्यूटर जो है वो काम करेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते ज़रूर है ऐसे प्रोग्राम जो आवश्यकता के अनुसार, यूज़र की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं, यूज़र की हेल्प के लिए होते हैं। लेकिन कंप्यूटर में आवश्यक रूप से उनका होना कोई ज़रूरी नहीं। भाई आवश्यक रूप तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और आवश्यक नहीं होते हैं तो वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिर्फ यूजर की आवश्यकता के आधार पे बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आज हम जो है सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, जिनका प्रयोग एक यूजर द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है, इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूजर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूजर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। वो यूजर की आवश्यकता के लिए है इसलिए इनको सॉफ्टवेयर भी कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं कह सकती हूँ कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारे मोबाइल, हमारे कंप्यूटर में तभी काम कर पाएगा जब हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में पहले से सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। अगर हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर है नहीं, फिर आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर ही नहीं सकते।
तो हम कह सकते हैं कि जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या जितने भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, उन सभी सॉफ्टवेयर को भी प्लेटफॉर्म जो प्रदान करता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए एक बात यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाकी सभी सॉफ्टवेयर को बाकी सभी सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बाकी सभी सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। कौन करता है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात आपको? चलिए, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। और मैं श्योर हूँ कि अब आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो आपका कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए मैंने आपकी सुविधा के लिए एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ की है। उस टेबल के अंदर मैंने जो है बिल्कुल यहाँ पे लिखा है कि भाई कौन कौन सा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, फिर उसका यूज़ क्या है, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं ना। तो देखो, इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है वर्ड प्रोसेसर। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? वर्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में? क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में? क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी एक दस्तावेज को तैयार करने हेतु हमें निम्न में से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो एक दस्तावेज को तैयार करने हेतु हमें निम्न में से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो हमें याद होना चाहिए कि भाई वर्ड प्रोसेसर जो है वो दस्तावेज बनाने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। अब ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो मतलब ये डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे वर्ड हो गया, है ना, और वर्ड स्टार हो गया, वर्ड पेड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लेके। तो भाई पहला तो कौन सा सॉफ्टवेयर किस उपयोग के लिए बना है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, टाइप का क्वेश्चन। और एक निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, भाई कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और उनका यूजेस क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले आता है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है का उपयोग एक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्य करने हेतु किया जाता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है, आपको दस्तावेज तैयार करने, डॉक्यूमेंट रेडी करना है, इट्स मीन कि आपको नोट्स टाइप करने हैं, नोट्स की एक फाइल बनानी है, तो आपको वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। यानी आपके कंप्यूटर में जो है वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा तो ही आप डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्य कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, तो वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते कौन कौन से हैं। जैसे मैं बात करूं एम एस वर्ड, जिसको हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। एम एस वर्ड को हम कंप्लीट पढ़ेंगे एम एस ऑफिस के अंदर। ठीक है, तो एम एस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। वर्ड स्टार भी एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। वर्ड पेड भी एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। और ओपन ऑफिस ये चारों ही जो है वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है या वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का यूज और सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल, ये तीनों ही आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। तो आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट का एक प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं, आप अपने रिकॉर्ड का एक प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं, या हम कह दें कि एक प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु हम जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे वो होता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर भाई? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। आपने देखा ही होगा कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उससे पहले वो उसका एक प्रेजेंटेशन जो है ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करती है कि भाई हमने ये प्रोडक्ट मार्केट में निकाला है, इस प्रोडक्ट्स की मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, मतलब एक मार्केटिंग करते हैं वो प्रेजेंटेशन देखे, है ना। तो भाई जहाँ पर प्रस्तुतिकरण हमें तैयार करनी हो, प्रेजेंटेशन हमें तैयार करनी हो, तो वहां पर हम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसका यूज क्या क्या होता है? एक प्रस्तुतिकरण को बनाने तथा स्लाइड शो को चलाने के लिए हम प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट जो है वो एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको भी हम जो है एम एस ऑफिस के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे।
नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कि जब अगर आपको कोई बच्चे की रिपोर्ट कार्ड तैयार करनी है, उसकी रिजल्ट की रिपोर्ट कार्ड तैयार करनी है, और साल भर का किसी कंपनी का जो है साल भर की कंपनी का क्या मतलब उसकी प्रोग्रेस रही है क्या है, तो उसका अगर हमें एनालिसिस करना है तो उसके लिए एक रिकॉर्ड बनाना है। या हम कहते हैं कि कर्मचारी की अटेंडेंस का हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे, या स्कूल्स में हम कहते हैं कि टीचर्स की इनका रिकॉर्ड एक तैयार करेंगे, इनकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। या यूँ कह दो कि स्कूल्स के एसआर रजिस्टर जो होते हैं, एसआर रजिस्टर में अगर हम बात करें तो बच्चे की सारी जानकारी होती है, बच्चे का नाम, बच्चे के माता पिता का नाम, उसका जन्म स्थान का जन्मदिन, है ना? मतलब जन्म डेट उसकी, सब सब कुछ होता है। तो जब आपको इस तरीके का कोई रिकॉर्ड तैयार करना है, तो रिकॉर्ड तैयार करने के लिए और दूसरा गणितीय गणनाएँ करने के लिए, कोई न्यूमेरिकल डाटा है और उसको आप कैलकुलेट करना चाहते हो ना, तो इस ऐसे कार्यों के लिए हमें जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो रिकॉर्ड बनाने तथा इससे संबंधित गणना करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जैसे कि एम एस एक्सेल। इसका एग्जांपल क्या है भाई? एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल एक प्रकार से ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो रिकॉर्ड बनाने तथा संबंधित गणना करने हेतु काम में लिया जाता है। वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हमें एम एस ऑफिस के अंदर जहाँ पर भी कंप्यूटर का सिलेबस आता है नॉर्मल से एग्जाम में, ठीक है, स्पेशली कंप्यूटर वाले क्षेत्र के एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल एग्जाम जैसे लाइक पटवारी हो गया, लाइक वीडियो हो गया, लाइक कांस्टेबल हो गया, तो जहाँ पर भी कंप्यूटर आ रहा है, जहाँ पर सामान्य रूप से कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर के सामान्य परिचय के तौर पे, तो वहाँ पर हमें एम एस ऑफिस हमारे सिलेबस में होता है, और उसमें हमें इन 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जो है डिटेल से पढ़ना होता है। एमएस वर्ड के बारे में, एमएस पावर पॉइंट के बारे में और एमएस एक्सेल के बारे में हम भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर भाई हमने 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डाटाबेस से संबंधित कोई भी आपको कार्य करना है, डाटाबेस से संबंधित कार्य हेतु हम जो है डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर कौन-कौन से हैं? जैसे कि एमएस एक्सेस। कौन सा है भाई? एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस डाटाबेस प्रबंधन हेतु एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है मेलिंग सॉफ्टवेयर। अब जब नाम से ही पता चल रहा है मेलिंग सॉफ्टवेयर, यानी ईमेल से संबंधित ही कोई सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है ना? ईमेल से संबंधित आप कोई कार्य करना चाहते हो भाई, ईमेल पे आप किसी को फाइल सेंड करना चाहते हो, किसी की फाइल रिसीव करना चाहते हो, तो उससे संबंधित अगर आप कार्य करना चाहते हो, तो वहां पर हमें जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी वो है हमारा मेलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो मेलिंग सॉफ्टवेयर में देखो, ईमेल को भेजने तथा प्राप्त करने के लिए, या ईमेल के द्वारा हम जो है हमारी कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स हम किसी को सेंड कर दे, कोई हमें फाइल सेंड कर रहा है उसको हम रिसीव कर ले, तो ईमेल से संबंधित कोई भी कार्य करने हेतु जो है हमें मेलिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, मेलिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, ठीक है? अब मेलिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, अगर उसका एग्जांपल देखें तो जैसे कि एमएस आउटलुक जो है एक प्रकार का मेलिंग सॉफ्टवेयर है, मेलिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक सॉफ्टवेयर आता है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर भाई? डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो डिजाइनिंग से संबंधित कार्य करने, डिजाइनिंग से संबंधित भाई कंप्यूटर में जो कंप्यूटर सी कैड का काम होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन के क्षेत्र में जिस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है वो होता है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। अब डिजाइनिंग बहुत सी चीजों की जा सकती है, जैसे कि अगर मान लीजिए डिज़ाइनिंग की मैं बात करूँ तो कंप्यूटर में जैसे कि हम लोग बड़े बैनर्स हमें बनाने हो तो उसकी डिज़ाइन करने के लिए तो उसको कंप्यूटर में किस फॉर्मेट में हम उसकी डिज़ाइन को देखेंगे, ग्राफिक्स से संबंधित कुछ कार्य होंगे, या हम कह दें कि जैसे जो छोटे कार्टून्स बनते हैं तो उन कार्टून से रिलेटेड कोई डिज़ाइन करनी हो तो डिज़ाइनिंग से संबंधित है ना। और या फिर हमें जो है थीम्स बनानी हो अच्छी तो उसको भी डिज़ाइन किया जा सकता है। तो डिज़ाइनिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि CAO यानी कैन कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना? कैन कंप्यूटर एडेड डिजाइन भी बोल सकते हैं उसको, कैड भी बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन के क्षेत्र में जो है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है फाइल कंप्रेशन। क्या आता है भाई? फाइल कंप्रेशन। अब समझ में ही आ गया होगा कि कंप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, किसी चीज को कंजेस्टेड करना, मतलब है ना।
तो यहाँ पर फाइल कंप्रेशन का मतलब है, तो यहाँ पर ये होगा कि अनावश्यक फाइलों को हम हटा देंगे, फाइलों का साइज छोटा हो जाएगा और फाइल को जल्दी से ओपन करके हम उसको उसके डाटा को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो फाइल कंप्रेशन क्या होता है, एक फाइल के आकार को रिसाइज करने के लिए, अगर मान लो कोई फाइल बहुत ही बड़ी है, मतलब उस फाइल के अंदर अनावश्यक डाटा है, उस अनावश्यक डाटा को हम हटा देंगे, फाइल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जितना फाइल का साइज छोटा होगा उतनी जल्दी हम फाइल जो है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी से खोज पाएंगे और उसको खोज कर उसको खोल कर उसके डाटा को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल कंप्रेशन यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फाइल के आकार को रिसाइज करने के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, तो वो होता है फाइल कंप्रेशन। ठीक है, अब फाइल कंप्रेशन के उदाहरण क्या क्या हो सकता है, जैसे कि विनजिप, विनजिप एक प्रकार का फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। विनरर, विनरर भी एक प्रकार का फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। जिप भी है, रर भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े तो नेक्स्ट आता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, यानी पिक्चर को बनाने तथा एडिट करने के लिए, पिक्चर से संबंधित कोई भी कार्य करना है ना, तो पिक्चर को बनाने या एडिट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्राफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे कि एम एस पॉइंट, जैसे कि एम एस पॉइंट। अब यहाँ देखना, एम एस पावर पॉइंट तो प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि एम एस पॉइंट जो है वो क्या है भाई, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। एम एस पॉइंट क्या है भाई, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है एक पीडीएफ, पीडीएफ की फुल फॉर्म याद रखना भाई, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो एक पीडीएफ फाइल को पढ़ने के लिए पीडीएफ रीडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। पीडीएफ फाइल को पढ़ने के लिए पीडीएफ रीडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। जैसे कि हमारे फोन या मोबाइल में कौन सा पीडीएफ रीडर होता है, जैसे कि अडोब रीडर होता है, डॉक्यूमेंट रीडर होता है। तो ये दो प्रकार के जो रीडर होते हैं वो एक प्रकार से पीडीएफ रीडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट आता है डीटीपी, डीटीपी का मतलब है, डीटीपी की अगर मैं बात करूं तो जैसे डाटा टेक्स्ट पब्लिश, डाटा टेक्स्ट पब्लिश हो जाता है ना, मतलब पब्लिकेशन, प्रकाशन से संबंधित कार्य हेतु, किससे संबंधित कार्य हेतु, प्रकाशन से संबंधित कार्य हेतु। भाई बुक पब्लिश की जाती है तो बुक प्रकाशित की, ऐसे प्रकाशन से संबंधित, पब्लिश से संबंधित जो है जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी वो है डीटीपी। ठीक है, डीटीपी सॉफ्टवेयर जो कि पब्लिश प्रकाशन से संबंधित कार्य हेतु होता है। जैसे कि कोरल हो गया, फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया। ये कोरल, फोटोशॉप, पेज मेकर, ये सारे के सारे क्या है, डीटीपी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डाटा टेक्स्ट पब्लिश सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये जो हमने 10 तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखे हैं और 10 तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हमने पहले यूज देखा है और उस साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल देखे हैं। ठीक है, कुछ और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, भाई नाम से ही पता चल रहा है कि अकाउंट से संबंधित अगर हमें कोई कार्य करना है तो अकाउंट से संबंधित कार्य करने हेतु हमारे पास में अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना आवश्यक है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग से संबंधित कार्य हेतु, टेली, जैसे टेली जो है, टेली इसका एग्जांपल है, टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट बात करें मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मल्टीमीडिया है तो भाई मल्टीमीडिया फाइल्स को चलाने के लिए यूज किया जाएगा। मल्टीमीडिया फाइल्स को चलाने के लिए मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर होना आवश्यक है। जैसे कि वीसी प्लेयर, एमपीजी प्लेयर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है भाई, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मल्टीमीडिया में हम कह सकते हैं जैसे कि हम लोग सीडी भी चलाते हैं, डीवीडी भी चलाते हैं, या हम जो है पेन ड्राइव में वीडियो या गाने डाउनलोड करके फिर मतलब इंस्टॉल करके उनको भी हम चलाते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीडिया फाइल्स को चलाने के लिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है इंस्टेंट, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम में ही छुपा है इसका यूज़, कि भाई मैसेज से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मैसेज का आदान प्रदान, ऐसे काम के लिए हमें जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है वो होता है इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश भेजने के लिए तत्काल सूचना का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश भेजने के लिए तत्काल सूचना का आदान प्रदान जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा सकता है वो है इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। अब देखते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते कौन कौन से हैं। जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, ये हम हमारे मोबाइल में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। विबर हो गया, हैंगआउट हो गया, विक दैट हो गया, लाइक हो गया,
मतलब ये सारे के सारे व्हाट्सअप, वीबर, हैंगआउट, विचेट, लाइक, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है भाई, ये है इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गई ये बात? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है मोबाइल वॉलेट। कौन सा आता है भाई? मोबाइल वॉलेट आता है। मोबाइल वॉलेट की मैं बात करूं तो इसको ई वॉलेट भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये एक ऐसा वॉलेट है हमारे पास में जिसके अंदर हम हमारे कुछ इम्पोर्टेंट हमारे डॉक्यूमेंट्स को हम सेव करके रख सकते हैं। मतलब जो भी हमारी इंपोर्टेंट सूचनाएं होती हैं उनको हम इसके अंदर सुरक्षित रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। सॉरी। तो इसीलिए तो कहते हैं ई वॉलेट। क्या कहते हैं भाई? ई वॉलेट। अब ईएफटी हेतु, ईएफटी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फाउंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप अगर पैसों का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जिसकी मैं बात करूं, हमारे पास जो पेटीएम होता है उसके अंदर भी ऑप्शन आता है ई वॉलेट का, कि मतलब आप बैंक से कुछ पैसे आप अपने ई वॉलेट में रख सकते हो। और ई वॉलेट से ऐसा है कि बहुत कम राशि का, बहुत कम मात्रा में हम पैसे रखते हैं, मतलब बहुत छोटी राशि ई वॉलेट के अंदर रखते हैं, ताकि हमारे जो दिन भर में कोई काम ऐसा आ जाए कि हमें कहीं स्कैन करके पैसे देने, उन छोटे छोटे कामों के लिए ना, तो थोड़ी सी राशि जो है हम ई वॉलेट में रखते हैं, बाकी हमारा सारा पैसा बैंक में सेव होता है ना। अब ई वॉलेट से एक सुविधा होती है कि जब अगर मान लो किसी गलतीवश आपका पैसा भी, मान लो होता ही है ना कि भाई ट्रेजेडी आपके साथ हो जाए, आपका बैंक अकाउंट किसी को मिल जाए या कुछ भी ऐसा पता चल जाए, तो वो आपके पेमेंट को निकाल सकता है। तो ऐसा होता है कि जब हम स्कैन भी किसी को कर रहे हैं तो गलती से पेमेंट, मतलब हो सकता है किसी और को हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए कि भाई हमारे पेमेंट पूरी ही निकल, के लिए एक ऑप्शन है कि ई वॉलेट में आप एक छोटी राशि रख लो, ताकि जाएगी तो वो छोटी राशि जाएगी, कम से कम आपका पूरा पेमेंट तो बाहर नहीं निकलेगा बैंक का। ठीक है, तो एक सुविधा है हमारे लिए ई वॉलेट। ठीक है, तो यहाँ पर ईएफटी हेतु, ईएफटी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फाउंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फाउंड ट्रांसफर हेतु जो है हम मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ई वॉलेट एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जैसे कि अमेजोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारे लिए क्या है भाई, मोबाइल वॉलेट यानी ई वॉलेट एप्लीकेशन है। आगे देखो नेक्स्ट आता है वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी वेब ब्राउजिंग है तो इसका यूज होगा। तो सीधा सीधा भाई एक ही लाइन में आंसर, वेब ब्राउजिंग है तो निम्न में से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? तो वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसी के द्वारा ही हम जो है किसी वेबसाइट पे किसी वेबसाइट के वेब पेज पे जो है हम पहुंच सकते हैं, और उस पे हम जो क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। और उस वेब पेज पे हम जो है पूरा, मतलब हम उस वेब पेज की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक वेबसाइट को खोलना और उसके वेब पेज पे जाना और उस वेब पेज पे लिखी सूचनाओं को पढ़ लेना, उस है ना, ये सारी जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी है तो हमारे पास में वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। अगर वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर कोई भी वेबसाइट आपके फ़ोन में नहीं खुलेगी या आपके कंप्यूटर में ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि एक वेब साइट को खोलने के लिए या एक वेब साइट पे पहुंचने के लिए भी हमारे पास में वेब ब्राउज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। यूसीबी ब्राउजर, ओपेरा, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, मोज़ेक, नेटस्केप, सफारी, एमएस एज, ये सारे के सारे एमएस एज वगैरह, ये सारे के सारे जो है वेब ब्राउजर है। ठीक है, क्या है भाई? वेब ब्राउजर है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट आता है ऑनलाइन स्टोरेज ऐप, यानी गूगल ड्राइव, वन ड्राइव या क्लाउड डिजी लॉकर, है ना। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव या क्लाउड डिजी लॉकर, ये तो इसके एग्जांपल आ गए भाई ऑनलाइन स्टोरेज ऐप के। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ऑनलाइन डेटा स्टोरेज हेतु, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन डेटा को स्टोर करना है तो आपके पास में ऑनलाइन स्टोरेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, जैसे कि गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, क्लाउड डिजी लॉकर। क्लियर है यहाँ पे? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लास्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर। मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने हेतु हमारे पास में मोबाइल स्टोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना आवश्यक है। जिसका एग्जांपल, जैसे कि अगर हम बात करें, प्ले स्टोर हो गया, अमेजोन ऐप हो गया, सैमसंग हो गया, गैलेक्सी ऐप हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो है मोबाइल ऐप स्टोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
समझ में आई ये बात? तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इनके यूजेस क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने देखा। तो यहाँ पर जो है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाला जो पॉइंट था वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये यूज़र की सुविधा के लिए बनाए गए हैं कि यूज़र को कुछ ऐसे काम करने हो जो पहले से कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर से नहीं हो रहे हैं, तो फिर उसको ये सॉफ्टवेयर बाहर से खरीद कर अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डलवाने पड़ेंगे या इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तभी वो जो है अपने मोबाइल में अपना जैसा मन चाह रहा है उसका, जैसी उसकी आवश्यकता है वैसा काम करवा सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे कुछ अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लिया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देख लिया, हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लिया। अब कुछ ऐसे प्रकार के सॉफ्टवेयर भी हैं तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आता है पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? पैकेज सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो जिसमें जैसे एक से अधिक छोटी छोटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक जगह रखा गया हो, या हम कह रहे हैं कि जैसे एक पॉकेट होती है और उस पॉकेट के अंदर हम कुछ एक से अधिक चीजें डाल रहे हैं। जैसे हम मान लें कि एक पॉकेट में हम 10 सिक्के डाल देते हैं ना, तो मतलब हम कहेंगे कि ये जो पॉकेट है इस पॉकेट के अंदर 10 सिक्के हैं, तो पॉकेट तो क्या हो गई भाई, पैकेज हो गया, पैकेज सॉफ्टवेयर हो गया, और वो जो सिक्के हैं वो बाकी सब उसके एप्लीकेशन। तो मतलब अलग अलग प्रोग्राम को या अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम को या हम कहते हैं छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक साथ ही एक जगह रखना, वो होता है पैकेज सॉफ्टवेयर। ठीक है? तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक प्रकार से पैकेज सॉफ्टवेयर भी है, क्योंकि उसमें जो है छोटी छोटी एप्लीकेशन को एक जगह रखा गया है। जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, है ना। इन सारी छोटी छोटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना है जिसको हम कहते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। चलिए, पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है देखिए। जब दो या दो से अधिक विभिन्न एप्लीकेशंस को मिलाकर एक सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग में लिया जाए, ये पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे कि MS ऑफिस, MS ऑफिस में MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस भी होता है, इसमें MS आउटलुक भी होता है। 3 से 4 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बना दिया और वो हो गया पैकेज। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट बात करते हैं कस्टमाइज। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या टेलर मेड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर या टेलर मेड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार तो बनाए गए हों, लेकिन ना उसे सिर्फ मतलब यूजर अपने हिसाब से बनाता है ना। मतलब जैसे कि मान लो बहुत से सॉफ्टवेयर मार्केट में ऐसे होते हैं जिनके साथ में उनका सोर्स कोड भी फ्री होता है, तो आप उन सॉफ्टवेयर को, वो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे आपको फ्री मिलेंगे, के सोर्स कोड भी फ्री मिलेंगे। आप उन सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से इंस्टॉल करेंगे और उनके सोर्स कोड फ्री है, तो फिर उनके सोर्स कोड के जरिए ही आप जो है उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी अपनी तरफ से भी हेर बदल कर सकते हो, कुछ परिवर्तन कर सकते हो, और उसको एक नया नाम देके अपने मतलब एक नया नाम देके अपने हिसाब से उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, अपने नाम के, अपना नाम देके उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें जो भी कुछ चेंज किया आपने अपने अनुसार उस सॉफ्टवेयर को बना दिया है। ये भी एक तरीका है। और एक तरीका है कि आप अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाते हो। भाई जो प्रोग्रामर होते हैं, जो मतलब ये सॉफ्टवेयर बनाना सीखते हैं, तो वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना। तो और ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी है जो यूजर अपने हिसाब से अपनी आवश्यकता के अनुसार बना सकता है सॉफ्टवेयर, अगर उसको थोड़ा बहुत भी सॉफ्टवेयर बनाने का ज्ञान हो तो, ठीक है। वो होता है कस्टमाइज या टेलर मेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें एक यूजर या संगठन के परिभाषित आवश्यकताओं के आधार पर विकसित किया जाए, तो इन्हें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट है और वो अपने इंस्टीट्यूट का ऐप बनवाता है ना, जैसे कि वेदांत क्लासेस का भी ऐप बना होगा या दूसरी के भी ऐप बने होंगे। उस ऐप को बनवाने के लिए जो है हम हमारे हिसाब से हमारी शर्तें उसके अंदर रखते हैं कि भाई इस ऐप में क्या क्या होना चाहिए, है ना। तो जब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार हमारे किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो वो कहलाता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या टेलर मेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलो, तो देखो जैसे कि EPP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये मैनेजमेंट वाले क्षेत्र से संबंधित है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये एक प्रकार का कस्टमाइज टेलर मेड सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इससे जो है पिछले एग्जाम्स में भी, काफी एग्जाम्स में इसको देख के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और आगे भी रिपीट हो सकते हैं, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? MS ऑफिस एक प्रकार का प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर है। MS विंडो वो भी एक प्रकार का प्रोप्राइटर विंडो है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। कॉपीराइट का मतलब होता है जिन्हें उपयोग में लेने से पहले एक यूजर को इन्हें खरीदने की आवश्यकता होती है।
मतलब इनको खरीदना पड़ता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो खरीदे जाते हैं, वो मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको अगर आपको लेना है तो उसका शुल्क आपको देना पड़ेगा, ठीक है? शुल्क दोगे आप, उसकी मतलब आप उसका पेमेंट करोगे, देन आपको उसका लाइसेंस मिलेगा, मतलब उसकी वैलिडिटी के लिए आपको एक लाइसेंस मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको खरीदा जाता है या जिनके लिए शुल्क पे किया जाता है और शुल्क पे करने पर उसका एक वैलिड लाइसेंस हमें मिलता है, वो होते हैं प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो ये कौन-कौन से भाई प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर? प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर की बात करो तो जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया, एमएस विंडो हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर्स हो गया, ठीक है? जिन्हें उपयोग में लेने से पहले एक यूज़र को इन्हें खरीदने की आवश्यकता होती है। एक सॉफ्टवेयर को उपयोग में लेने के लिए विशे एक यूज़र को दिए जाने वाले विशेष अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भई? लाइसेंस कहलाते हैं, ठीक है? तो जिसके साथ मतलब जिसका हमें पेमेंट भी करना पड़े और हमें उसके साथ में लाइसेंस मिले, तो वो प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है? अगर एक प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर को बिना अनुमति के या इसमें छेड़छाड़ करके प्रयोग में लिया जाए, इसे सॉफ्टवेयर की पायरेसी या प्राइवेसी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है? सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है कि बिना अनुमति के आप किसी सॉफ्टवेयर को ले और उसमें कुछ छेड़छाड़ करें, तो वो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है, यानी सॉफ्टवेयर की चोरी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? सॉफ्टवेयर की चोरी। तो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर पायरेसी या प्राइवेसी तो नहीं कहेंगे, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें खरीदने से पहले निश्चित निश्चित समय तक, तो उसका मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप जब खरीदते हो, तो उससे पहले कुछ दिनों के लिए आप उसका ट्रायल ले सकते हो। जब तक आप उसका ट्रायल ले रहे हो ना, तब तक आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। वो होते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें खरीदने से पहले के लिए निश्चित समय तक के लिए शुल्क मुफ्त में प्रयोग दे सकता है। निश्चित समय तक के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें खरीदने से पहले निश्चित समय तक के लिए यूज़र मुफ्त में प्रयोग कर सकता है। यूज़र उसको मुफ्त में प्रयोग कर सकता है, लेकिन फिर जो उसकी टाइमिंग दी गई है, जो उसकी एक मियाद दी गई है, उस मियाद तक तो आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको कुछ समय बाद में उसका आपको क्या देना पड़ेगा? शुल्क देना पड़ेगा। जैसे बहुत से ऐसे हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग के ट्यूटर होते हैं, जो कि मतलब फ्री होते हैं कुछ समय के लिए। या तो आप उसमें फ्री में टाइपिंग कर सकते हो, लेकिन बाद में उस कोर्स को अगर आपको आगे और अच्छे से करना है तो फिर आपको उसको शुल्क देके वो ऐप आपको लेना ही पड़ता है, ठीक है? तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि एक निश्चित समय तक तो बिना शुल्क के, यानी शुल्क माफ रहता है, बिना शुल्क के यूज़र यूज़ कर सकता है, लेकिन एक समय निकलने के बाद में उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए यूज़र को उसका शुल्क देना पड़ता है। वो होता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, नेक्स्ट आता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। नॉन कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है। नॉन कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का मतलब फ्रीवेयर है, सबके लिए फ्री है, फ्री में यूज़ कर सकते हो, सोर्स कोड भी फ्री में मिल रहा है, तो फिर इस पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं लगा सकता, इसलिए इसको कहते हैं नॉन कॉपीराइट, है ना? जबकि अभी इससे पहले हमने एक पढ़ा था प्रोप्राइट सॉफ्टवेयर, तो प्रोप्राइट सॉफ्टवेयर को आपको खरीदना पड़ेगा, उसका आपको लाइसेंस मिलता है। अगर आप वो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है कि मतलब उसकी कोई चोरी कर सकता है, आप उसकी कॉपी करते हो तो फिर आप पे क्लेम लगता है, कॉपीराइट का क्लेम लग सकता है, ठीक है? लेकिन ये तो पहले से ही फ्री है, ऑलरेडी इसको फ्री कर रखा है सबके लिए, तो फिर कौन सा कॉपीराइट लगाया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे नॉन कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, वो कहलाते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। जैसे कि लाइक यूनिक्स। यूनिक्स क्या है भाई? एक जो है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। क्लियर हुआ यहाँ पे? नेक्स्ट बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर तो देखो, जैसे जब अपन ने लैंग्वेज वाला टॉपिक पढ़ा था तो मैंने तभी आपको एक्सप्लेन किया था कि वर्तमान में जितने भी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग की जा रही है, जितने भी सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, वो उनकी कोडिंग जो है हाई लेवल लैंग्वेज में की जा रही है। और जब उन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर या हमारे फ़ोन में रन करना होता है तो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम है और उनको जो है हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? मशीनी भाषा में। तो वो प्रोग्राम जिस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, जिस हाई लेवल लैंग्वेज में उसकी कोडिंग हुई है, वो तो कहलाता है उसका सोर्स कोड। ठीक है, अब आप उसको बदलोगे किसमें? मशीनी भाषा में, कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में चेंज करोगे। तो कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में जब आप उसको चेंज करते हो, यानी मशीनी भाषा में आप चेंज करते हो, तो वो उसका होता है ऑब्जेक्ट कोड। क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड। तो जब सॉफ्टवेयर के साथ में उसके सोर्स कोड भी, सॉफ्टवेयर के साथ में
के सोर्स कोड भी अगर आपको फ्री में मिल जाते हैं तो वो कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक ही फायदा होता है कि भाई अगर कोई किसी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और उसका सोर्स कोड भी आपको फ्री में दे दिया है, अब आपको पता चल गया कि इस प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग जो है इस कोडिंग मतलब इस लैंग्वेज में कोडिंग की गई है, और अगर वो लैंग्वेज आपको भी आती है तो फिर उस लैंग्वेज का यूज करके आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ नया नया इंसर्ट कर सकते हो, कुछ नया परिवर्तन आप उसमें कर सकते हो, और नया परिवर्तन करके फिर उस सॉफ्टवेयर को जो है आप अपने नाम से जो है मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। ये इसका फायदा होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, ठीक है। चलिए, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर निशुल्क उपलब्ध हो और जिनके साथ इनके सोर्स कोड भी निशुल्क उपलब्ध हो, जैसे कि यूनिक्स, मोजिला, फायरफॉक्स। यूनिक्स, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सारे के सारे जो है ये आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेलवेयर सॉफ्टवेयर। मैलिशियस यानी कि दुर्भावना, मतलब जो ऐसे सॉफ्टवेयर है जो किसी को हानि पहुंचाने की उद्देश्य से बनाए गए हो, तो वो कहलाते हैं मेलवेयर सॉफ्टवेयर। और ऐसे सॉफ्टवेयर जब हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं तो कंप्यूटर के डाटा को क्षति पहुंचाते हैं, कंप्यूटर की फाइलों को नष्ट कर देते हैं, तो मतलब कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो होते हैं मेलवेयर सॉफ्टवेयर। मेलवेयर का मतलब ये होता है दुर्भावना से, ठीक है। देखो, एक प्रकार का हानिकारक प्रोग्राम है जिसका प्रयोग एक कंप्यूटर में उपलब्ध संसाधनों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, जैसे कि एडवेयर, जिसका प्रयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर में प्रवेश करने के बाद हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। ये जो एडवेयर है वो एक प्रकार का मेलवेयर सॉफ्टवेयर है, और ये जब कंप्यूटर में प्रवेश करता है तो कंप्यूटर की चीजों को हानि पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब होता है जासूस। स्पाई का मतलब क्या होता है भाई? जासूस। तो ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर में घुसकर उसकी जासूसी करेंगे, कौन सा डाटा कहाँ है, सेव डाटा कौन सा है, तो मतलब जासूसी करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहलाते हैं स्पाईवेयर। एक कंप्यूटर की गतिविधियों को किसी यूजर की जानकारी के बिना जासूसी करने वाले प्रोग्राम को स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि रूटकिट हो गया, रैंसमवेयर हो गया, ये सभी जो है वो स्पाईवेयर यानी कि जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ऐसे जो ये मेलवेयर वाले बात है ना, तो इसमें जैसे अपन एडवेयर को भी ले सकते हैं, वायरस सॉफ्टवेयर को भी ले सकते हैं। वायरस सॉफ्टवेयर भी क्या है भाई? कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, तो वायरस सॉफ्टवेयर भी एक तरीके से क्या हो गया? मेलवेयर के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट आता है कि एक प्रकार का प्रोग्राम है नोटबोट। नोटबोट भी एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किसी कार्य को स्वतः बार बार दोहराने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगर कोई कार्य बार बार दोहराने के लिए किया जा रहा है ना, नोटबोट एक प्रकार का नोटबोट एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किसी कार्य को स्वतः बार बार दोहराने। अब कोई कार्य हम कंप्यूटर में बार बार दोहरा रहे हैं तो उसके लिए हम नोटबोट प्रयोग का कर सकते हैं। इससे क्या होगा? कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी ना। अब एक कार्य मान लो कि आप पहले कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो, फिर दूसरी बार वैसा ही कार्य आपको फिर से करना है, तो फिर से आप उसको जो है जैसे एक लाइक मैं बता देती हूँ, अंडू और रीडू। ये जो अंडू और रीडू की कमांड है, अंडू रीडू की कमांड हम लोग क्यों यूज करते हैं? कि जैसे हमने कोई चीज पहले हटा दी है, डिलीट कर दी है, फिर हमें लगा कि नहीं वो जो डिलीट की वही सही थी, तो हम अंडू कमांड यूज करते हैं ना, मतलब पिछला परिवर्तन वापस लाने हेतु। तो बार बार जिस कार्य को दोहराते रहते हैं तो उसके लिए जो है नोटबुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। और ये एक प्रकार का क्या है भाई? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि कोई काम अगर इजी हो रहा है कंप्यूटर में तो वो कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ा देता है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि कर देता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर तो भाई क्या कहलाएंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। हम पढ़ भी चुके हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, साथ ही साथ में कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की रख रखाव और मरम्मत करता है, और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उन सब क्या करता है? सुरक्षा करता है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिएगा। एक कंप्यूटर के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर में आने वाले किसी भी प्रकार की त्रुटि को बग कहा जाता है। भाई कंप्यूटर में जब कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी कोई गलती होती है, जो भी मिस्टेक होती है, उस त्रुटि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। और एक ऐसे प्रोग्राम जो इस त्रुटि को ढूंढ कर उसको हटा दे, तो वो प्रक्रिया कहलाती है डीबगिंग। क्या कहलाती है? डीबगिंग, ठीक है। तो एक कंप्यूटर के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर में आने वाले किसी भी प्रकार की त्रुटि को बग कहा जाता है, जिसे एक सॉफ्टवेयर से त्रुटि ढूंढने तथा हटाने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। इस पे क्वेश्चन बनता है, डीबगिंग क्या होता है? कंप्यूटर में डीबगिंग शब्द का मतलब क्या है? तो कंप्यूटर में जो त्रुटि होती है उसे बग कहते हैं, उसको ढूंढना, उसको हटाना, तो वो डीबगिंग प्रक्रिया। पैच क्या होता है?
पैच का मतलब क्या है? किसी सॉफ्टवेयर में आने वाली त्रुटियों को हटाने के लिए सॉफ्टवेयर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट कोड दिया जाता है वो कहलाता है पेच। क्या कहलाता है भाई? पेच कहलाता है। डिस्क एंटिप्शन क्या होता है? डिस्क एंटिप्शन, ये ऐसे मैंने ये शब्द इसलिए उठाया है कि ये कहीं ना कहीं पिछले किसी एग्जाम में आए हुए हैं ना, तो ये दोबारा रिपीट हो सकते हैं, तो इनकी जानकारी हमारे को होनी चाहिए। तो प्रत्येक क्लास में मैं ऐसे छोटी छोटी चीजें आपके सामने लेके आती रहूंगी, ताकि कंप्लीटली ही आपका कोर्स जो है वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो देखो डिस्क एंटिप्शन का मतलब क्या होता है? अनाधिकृत यूजर से डाटा को बचाने के लिए डिस्क में डाटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में, किसमें भाई? अनरीडेबल फॉर्मेट में बदला जाता है, जिसे डिस्क एन्क्रिप्शन कहा जाता है। डिस्क एन्क्रिप्शन, ये जो अनरीडेबल फॉर्मेट है, इसका मतलब है कोई हमारे डाटा को कोई हमारे डाटा चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि डाटा जब रीड ही नहीं किया जाएगा, डाटा रीड करने का मतलब डाटा को एक्सेस करना, जब डाटा एक्सेस ही नहीं होगा तो कोई हमारे डाटा को चोरी करके करेगा भी क्या? ठीक है, तो भाई बात वही है कि अनाधिकृत यूजर, जो मतलब कि जो जो डाटा चोरी करने वाला है, वो डाटा को बचाने के लिए डिस्क में डाटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में, ये चीज, ये शब्द याद रखना है, अनरीडेबल फॉर्मेट में बदला जाता है, जो डिस्क एन्क्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट क्या आता है भाई? प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंतर्गत प्रोग्राम से संबंधित विस्तृत जानकारी होती है, अर्थात इसमें ये बताया जाता है कि प्रोग्राम का किस प्रकार प्रयोग करना है एवं प्रोग्राम का किस प्रकार रखरखाव करना है, तो वो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट शब्द आता है फेच। देखो यहाँ पर अपन ने अभी पहले जो पढ़ा वो था पेज, किसी सॉफ्टवेयर में आने वाली त्रुटियों को हटाने के लिए सॉफ्टवेयर में जो ऑब्जेक्ट कोडिंग दी जाती है वो पेज कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं फेच। प्रोसेसर रैम से डाटा पढ़कर अपने आंतरिक मेमोरी में स्टोर करता है, वो प्रक्रिया कहलाती है फेच। क्या कहलाती है भाई? फेच कहलाती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और आगे देखिएगा फाइल सिस्टम। अब ये फाइल सिस्टम भी जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा कि भाई फाइल होता है क्या है कंप्यूटर के अंदर, फाइल सिस्टम क्या कहलाता है ना, तो हम फाइल सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। फाइल संबंधित सूचनाओं का एक समूह है जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में मतलब सेव किया जाता है, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आदि में स्टोर रहता है। अर्थात डेटा के प्रत्येक डिजिटल समूह को फाइल कहा जाता है। फाइल किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकती है। तो फाइल क्या होती है, सबको समझ में आ गया होगा कि भाई फाइल में ही तो हम डाटा सेव करते हैं। जैसे हम वर्ड की फाइल बनाते हैं, तो वर्ड के पेज जो होते हैं वो कहलाते हैं डॉक्यूमेंट पेज। अब आपने 4 डॉक्यूमेंट पेज रेडी कर लिए, अब उन चारों पेजों को जहां एक जगह आप संग्रहित करोगे वो कहलाएगी फाइल। क्या कहलाएगी भाई? फाइल कहलाएगी। तो फाइल संबंधित सूचनाओं का एक समूह है जो सेकेंडरी स्टोरेज जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आदि में स्टोर रहती है। अर्थात डेटा के प्रत्येक डिजिटल समूह को फाइल कहा जाता है। फाइल किसी भी तरह डेटा को स्टोर कर सकती है, जैसे टेक्स्ट डाटा भी स्टोर किया जा सकता है, इमेज डाटा भी स्टोर किया जा सकता है। तो फाइल में तो किसी भी प्रकार का डाटा हो सकता है। अब फाइल सिस्टम क्या है? फाइल सिस्टम एक संरचना है जिसके अंतर्गत फाइलों को नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है भाई? फाइलों को नाम दिया जाता है और उन्हें तार्किक रूप से स्टोर करने और पुनः प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जैसे मैंने एक फाइल, मेरी अपनी एक फाइल बनाई है, मैंने वर्ड के अंदर ही बनाई है और मैंने उसको नाम दे दिया निहारिका डॉट डी। ठीक है, तो फाइल को नाम दे दिया गया। अब ये फाइल जहाँ सेव होगी तो मुझे पता है कि मैंने मेरी फाइल को किस नाम से सेव किया है। तो तार्किक रूप से यानी लॉजिकल रूप से इसको स्टोर किया जाता है, ताकि मुझे जब पुनः इसको प्राप्त करनी हो तो मैं जैसे ही कीबोर्ड से टाइप करूंगी निहारिका डॉट डी तो मेरी ये वाली फाइल खुल के आ जाएगी मेरे सामने। चलिए, फाइल सिस्टम के बिना ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर फाइल को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर फाइल सिस्टम हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं है, तो जैसे कि आप कितनी फाइलें बना दो फिर आप उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट फाइल बना दी, लाइक मैंने एक जो है हमारे एक्सेल में फाइल बना दी। ठीक है, एक फाइल मैंने मान लो पावर पॉइंट की बना दी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी फाइल जो है किस लोकेशन पे सेव है और कौन सी फाइल है? ये तीनों फाइल जो है, ये तीनों फाइल अलग अलग कैसे खुलेगी भाई? वर्ड की फाइल है तो वर्ड में खुलेगी, एक्सेल की फाइल है तो एक्सेल में खुलेगी। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा फाइल सिस्टम, ये फाइल सिस्टम जो है ये हमारे कंप्यूटर में होना जरूरी है। तो फाइल सिस्टम मतलब आप फाइल को नाम से सेव कर रहे हो, प्लस आप जिस प्रोग्राम में फाइल बना रहे हो उसका एक्सटेंशन नेम लिख रहे हो। भाई एक्सटेंशन नेम होता है फाइल के बाद का नाम। ये फाइल के बाद का नाम आपको बताता है कि फाइल जो है किस प्रोग्राम में बनी है। जैसे डॉट डीओसी बताती है ये वर्ड की फाइल है, डॉट एक्सएलएस बताती है ये एक्सेल में बनाई गई फाइल है, डॉट पीपीटी बताती है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल है। तो फाइल सिस्टम के बिना ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर फाइल को अलग नहीं किया जा सकता, तथा आवश्यकता होने पर पहचानना व पुनः प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखो, फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में फाइलों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने तथा उनकी पूरी सूचना को सही जगह रखने के लिए
किया जाता है। फाइल नेम, यूजर द्वारा कंप्यूटर में स्टोर करते समय किसी फाइल को जो नाम दिया जाता है वो उसका फाइल नेम कहलाता है। फाइल एक्सटेंशन जो मैंने अभी आपको बताया था, लाइक जैसे मैंने अभी फिर से एक एग्जांपल देती हूँ, नेहा डॉट डीओसी। ये डॉट डीओसी बताता है कि ये डॉक्यूमेंट फाइल है। जैसे मैंने लिखा नेहा डॉट एक्सएलएस, तो ये डॉट एक्सएलएस बताता है कि ये एक्सेल में बनी फाइल है, यानी ये एक स्प्रेडशीट फाइल है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट फाइल है। जैसे मैंने लिखा डॉट पीपीटी, तो ये एक पावर पॉइंट की फाइल है। ठीक है, प्रेजेंटेशन फाइल है। तो ये एक्सटेंशन नेम उस फाइल, एक्सटेंशन नेम ये बताती है, किसी भी फाइल का एक्सटेंशन नेम ये बताता है कि फाइल किस प्रोग्राम में बनाई गई है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से बनी एक स्ट्रिंग के रूप में होती है, जो किसी फाइल के फॉर्मेट या फाइल के प्रकार को बारे में बताती है। क्लियर होगी? जैसे अगर हम इधर बात करें तो कुछ फाइल के टाइप्स है और उनके एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं। जैसे अगर कोई फाइल इमेज की कोई हमने फाइल बनाई है, तो जैसे जेपीजी, जॉइंट फोटो, इसकी फॉर्म होती है जॉइंट पब्लिश, ऐसा कुछ जॉइंट फोटो है ना। जब फुल फॉर्म वाली क्लास लगाएंगे तो उसमें मैं सारी फोटो फॉर्म आपको लिखवाऊंगी। इतना पढ़ते हैं तो कुछ याद नहीं भी रहता है। ठीक है, देखो जेपीजी, जेपीजी को देख के हमें पता चलता है कि ये एक जो है इमेज की फाइल है। टिफ, जीआईटी, पीआईएफ, पीएमपी, पीएनसी, टिल, ईपीएस, पिक्ट, पीएसटी, फिटिफ, ये सारी इमेज वाली फाइलें होती है। ऑडियो फाइल जो होगी तो वेव, एफ, MP3, यूएमए, एएसी, एयू, बिड, आरए, एसएनडी, ये सारी हमें क्या पता चल जाती है। जैसे ही हम MP3 को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक ऑडियो फाइल है। वीडियो फाइल की बात करूँ तो AVI, MPG, MPEG, MOV यानी मूवी, WMAV, तो ये होती है वीडियो फाइल। टेक्स्ट फाइल की बात करें तो ASE, डॉट DOC, EXE, TXE, RPD, WPD, WPS, मैसेज। प्रोग्राम फाइल की बात करें तो बैट, कॉम, डॉट एक्स, है ना। कंप्रेशंस की बात करें तो ARC, ARG, चिप, हैक्स, RAR, SIT, TAR, डॉट जेड। तो फाइल के इस एक्सटेंशन नेम को देख के हम बता सकते हैं कि फाइल जो है किस प्रकार की है। इमेज फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है या टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कंप्यूटर में दिनांक में समय डेस्कटॉप स्क्रीन के टास्क बार में दाई और सिस्टम पर स्थित है। ये जब हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड ये कुछ है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो डेट एंड टाइम, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए मैंने इनको पॉइंटों में इनको भी ले लिया है साथ में, हर क्लास के थोड़ा थोड़ा बाद में, है ना। लास्ट क्लास के 5-5 मिनट मैंने ऐसे पॉइंट्स उठा लिए हैं। तो कंप्यूटर में दिनांक वे समय जो है डेस्कटॉप स्क्रीन के टास्क बार में दाईं ओर सिस्टम ट्रे पर स्थित होता है। किसी प्रोग्राम में बार बार प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को सब रूटीन प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सब रूटीन प्रोग्राम कहा जाता है। किसी प्रोग्राम में विभिन्न कथनों की पुनरावृत्ति लूपिंग कहलाती है। विभिन्न कथनों की पुनरावृत्ति क्या कहलाएगी भाई? लूपिंग कहलाएगी। बड़ी फाइल की साइज को कम करने हेतु जिप कंप्रेशन के प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो हमने पढ़ा ही था भाई, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम होते हैं जो क्या करते हैं, बड़ी फाइलों के साइज को क्या करते हैं, छोटा करते हैं ना। किसी महत्वपूर्ण डाटा को किसी अन्य स्थान पर सेव करना डाटा बैकअप कहलाता है। भाई हम जो है डाटा की, जैसे कि मैं एक बात करूँ, ये 5 कंप्यूटर है और ये नेटवर्क टोपोलॉजी से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मतलब मैंने जो डाटा यहाँ सेव किया है तो मैं इन 4 कंप्यूटर में भी उस डाटा को बैकअप के रूप में सेव रखूंगी, ताकि जब भी कभी ये डिवाइस, ये कंप्यूटर खराब हो जाए और यहाँ से मेरा डाटा नष्ट हो जाए तो मुझे 4 दूसरी जगह भी मेरा डाटा मिल सके। तो जब हम डाटा को एक से अलग स्थान पर और सेव करके रखते हैं ताकि हमें डाटा एक जगह नष्ट हो जाए तो दूसरी जगह तो मिल ही सके, तो उसको कहते हैं डाटा बैकअप। तो डाटा को बैकअप के रूप में भी स्टोर किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक यूजर के बीच में संसाधनों को शेयर करने के लिए कुछ समय दिया जाता है, जिसे टाइम स्लाइड या क्वांटम टाइम कहा जाता है। टाइम स्लाइड या क्वांटम टाइम कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है क्वांटम टाइम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ही डाटा को कई जगह पर स्टोर करना डाटा रिडेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? डाटा रिडेंसी कहलाता है। देखो, एक ही डाटा को कई जगह पे स्टोर करना डाटा रिडेंसी कहलाता है, और एक महत्वपूर्ण डाटा को अन्य स्थान पर भी अपन सेव करते हैं वो डाटा बैकअप। हम कहते हैं कि डाटा को बैकअप के रूप में हम स्टोर कर रहे हैं कई स्थानों पर, तो वो कई स्थानों पर स्टोर करने की प्रक्रिया कहलाती है डाटा रिडेंसी। क्या कहलाती है? डाटा रिडेंसी। चलिए नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर को माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर के रूप में परिवर्तित किया गया है। विंडोज 10 का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये याद रखना है कि भाई जो ये माइक्रोसॉफ्ट एज है वो किस वाली ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया गया है। तो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट जो वेब ब्राउजर है वो माइक्रोसॉफ्ट एज है। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर वही आज जो है हम लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया और उसी से संबंधित कुछ अन्य सॉफ्टवेयर के बारे में भी हमने देखा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमने यहाँ पर पढ़ी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही है, उसको रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मतलब जो है सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कवर कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम स्टार्ट करेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म होते ही भाई विंडो के सारे जब अपन घटक देख लेंगे, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे एमएस ऑफिस वाला हमारा टॉपिक। ठीक है, बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।